Hello students and welcome to the lecture of paper 2, that is object oriented programming with C++. First of all, let's see the content of this video. So the content of this video is unit 3 and topic is inheritance. This is the last topic of this unit 3. So what are the topics? First topic is introduction to inheritance, second defining derived classes, third types of inheritance, and last constructor and destructor in derived classes. So let's start with the first topic, that is introduction to inheritance. सो प्रीवियस लेक्चर यूनिट 3 प्रीवियस जो लेक्चर था इसका हमारा C++ का, उसमें हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग कंप्लीट किया था, जिसमें हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग की डेफिनेशन, यूनरी एंड बाइनरी ओवरलोडिंग एंड रूल्स फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखे थे. अब ये जो है हमारा इनहेरिटेंस, ये लास्ट टॉपिक है हमारे यूनिट 3 का. इस टॉपिक के साथ हमारा यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड सिर्फ बचेगा यूनिट 4. तो यूनिट 4 भी जो है वो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 का, दैट इज टॉपिक पॉइंटर. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इनहेरिटेंस. द टेक्निक ऑफ बिल्डिंग न्यू क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड एज अ इनहेरिटेंस. जो क्लास पहले बनी हुई है उससे दूसरी क्लास डिराइव करना, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. सो द टेक्निक ऑफ बिल्डिंग न्यू क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास, जो पहले से क्लास प्रेजेंट है उससे न्यू क्लास डिज़ाइन करना, इसे ही हम कहते हैं इनहेरिटेंस. जो पहले से ही जो न्यू क्लास बनेगी हम उसको कहेंगे डिराइव क्लास, और जो एग्जिस्टिंग क्लास होगी उसको हम कहेंगे बेस क्लास. द इनहेरिटेंस इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऊप्स का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का. It deals with the previously defined classes or function in a new way with slight modification in a new class. तो ये जो हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं, इसमें क्या इनहेरिटेंस का टॉपिक एक कॉन्सेप्ट जो है ये क्या करता है कि पुराना जो हमने प्रीवियसली जो भी क्लासेस में फंक्शंस और क्लास डिज़ाइन किया था उसी को थोड़ा सा डिफरेंट वे में मॉडिफिकेशन करके न्यू क्लास में इंट्रोड्यूस करते हैं. Inheritance allow new classes derived to be built from older and less specialized class instead of being rewritten from scratch. इससे ये जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है इससे क्या होता है, ये क्या कहते हैं, रिपीटेशन ऑफ जो कोडिंग है वो बच जाता है. मतलब यहाँ पर हमें रिपीट नहीं करना पड़ता है कोड को. हमने जो एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर जो किया हुआ है, पहले से क्लास के अंदर फंक्शन बनाए हुए हैं, वो सेम फंक्शन हम दूसरी जो डिराइव क्लास है उसमें यूज़ कर सकते हैं विथ न्यू दूसरे फंक्शंस के साथ में भी हम नए फंक्शंस भी न्यू क्लास के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं. तो इससे क्या हो रहा है, कोडिंग रिड्यूस हो रही है. तो इनहेरिटेंस अलाउ न्यू क्लासेस टू बी बिल्ड फ्रॉम ओल्डर एंड लेस स्पेशलाइज्ड क्लास इंस्टेड ऑफ बीइंग रीरिटन फ्रॉम स्क्रैच. उसको रीरिटन करने की ज़रूरत नहीं है. द मेन एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस आर रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड एंड टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ द कोड. रीयूजेबिलिटी कोड, जैसे मैंने बोला कि कोडिंग लेस हो रही है. क्यों लेस हो रही है, क्योंकि हम पुरानी क्लास से जो एग्जिस्टिंग क्लास है उससे न्यू क्लास बना रहे हैं. तो एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर जो क्लासेस है, जो ऑब्जेक्ट्स है, जो फंक्शंस हैं, वो हमें नई क्लास में फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है. इसीलिए रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड एंड टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी. और हम इसको उसके ऊपर रिलायबल भी, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि हमने एग्जिस्टिंग क्लास से न्यू क्लास को डिराइव किया है और ईजिली रीडेबल भी होता है. Once the base class written and debugged, it need not be changed again when are circumstances to add the member to the class. अगर बेस क्लास जो है वो ऑलरेडी रिटर्न है और डिबग्ड है, मतलब एरर फ्री है. अगर पहली क्लास जो है जो पहले से बेस क्लास जो है अगर वो रिटर्न है बराबर से और उसके अंदर एरर फ्री है वो, देन हमें उसके अंदर कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ हम नया मेंबर क्लास ऐड कर सकते हैं उसमें. द बेस क्लास एंड डिराइव क्लास कैन ऑल्सो बी कॉल्ड सुपर क्लास एंड सब क्लास. बेस क्लास को हम यहाँ पे कहते हैं सुपर क्लास और डिराइव क्लास को हम यहाँ पे बोलते हैं सब क्लास. तो पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं, चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं और सुपर क्लास और सब क्लास भी बोलते हैं. तो बेस क्लास के लिए वर्ड्स हैं सुपर क्लास और पेरेंट क्लास. डिराइव क्लास के लिए वर्ड है पेरेंट क्लास, सब क्लास और चाइल्ड क्लास. आफ्टर दैट डिफाइनिंग डिराइव क्लासेस. एक क्लास से दूसरी डिराइव क्लास कैसे डिराइव करते हैं उसके लिए हमने लिखा है यहाँ पे सिंटैक्स. C++ allows you to declare a dissident
क्लास फ्रॉम द पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास से ही दूसरी क्लास हमने यहाँ पर डिज़ाइन की हुई है, न्यू क्लास डिराइव की है। तो इसका सिंटेक्स है क्लास डिराइव क्लास नेम, जो भी क्लास का नेम होगा। सपोज करो कि बेस क्लास ए है तो डिराइव क्लास बी होगी। विजिबिलिटी मोड लिखना होगा, पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा, प्रोटेक्टेड होगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा हम लोग पब्लिक ही लिखते हैं इसको। सो विजिबिलिटी मोड क्या होगी, क्लास के नेम कौन से होंगे, कितने बेस क्लासेस में से हैं, तो ये इसका क्लास डिराइव क्लास नेम, डिराइव क्लास नेम कोलन विजिबिलिटी मोड, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड और क्लास नेम, जो भी क्लास नेम हमको डिराइव किया हुआ है, जिससे डिराइव किया हुआ है उसका। फिर इसके बाद आते हैं प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, प्रोटेक्टेड वेरिएबल डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, पब्लिक वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। ये ऑप्शनल है, इन तीनों में से कोई भी एक हम करेंगे। अगर प्राइवेट करना है तो प्राइवेट, पब्लिक करना है तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड करना है तो प्रोटेक्टेड। A declaration derived class consists of the name of derived class. Derived class consists of the name of derived class. Derived class जैसे कि सपोज करो कि बेस क्लास A है तो derived class B होगी। कोलन इज द कैरेक्टर जो हम यहाँ पर उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको डिफाइन करने के लिए। विजिबिलिटी मोड एक्सेस स्पेसिफायर है ये। विजिबिलिटी मोड को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर, एंड दैट इज ऑप्शनल कीवर्ड पब्लिक विच अलाउज प्रोग्रामर टू एक्सेस द पब्लिक मेंबर ऑफ द बेस क्लास। अगर हम पब्लिक करते हैं, हम ऑप्शनल है, हम पब्लिक भी कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं और प्राइवेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको पब्लिक करते हैं तो प्रोग्रामर टू एक्सेस द पब्लिक मेंबर ऑफ द बेस क्लास, बेस क्लास के अंदर जो भी पब्लिक मेंबर होंगे वो सभी डिराइव क्लास यूज़ कर सकते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट विच कंसिडर एज ए डिफ़ॉल्ट इन केस ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर इज नॉट। अगर हमने पब्लिक या प्रोटेक्टेड वहाँ पर नहीं डिफाइन किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट स्पेसिफायर में चला जाएगा। द नेम ऑफ द बेस क्लास, नेम बेस क्लास का नेम होना चाहिए। जैसे कि क्लास ए जो है वो हमारी बेस क्लास है तो उसका नाम हमको यहाँ पर देना होगा। सो दिस इज डिफाइनिंग अ डिराइव क्लास। आफ्टर दैट types of inheritance. Following are the mode of inheritance supported by C++ and they are the way to relate with class. class के साथ कैसे relate करना है, कैसे derive होती है, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं inheritance के अंदर। single inheritance, multiple inheritance, multi-level inheritance, hybrid inheritance, hierarchical inheritance and multipath inheritance। तो ये 6 टाइप के inheritance हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि ये inheritance है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेरिटेंस क्या है, एग्जिस्टिंग क्लास, एक क्लास हमने पहले से डिज़ाइन की हुई है और उस क्लास से हम दूसरी क्लास डिराइव कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। आफ्टर दैट लेट्स सी सिंगल इनहेरिटेंस। सो सिंगल इनहेरिटेंस, इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस वन डिराइव क्लास इनहेरिट फ्रॉम ओनली वन बेस क्लास। इट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द इनहेरिटेंस। एक ही बेस क्लास रहेगी और एक ही डिराइव क्लास रहेगी। सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर एक ही बेस क्लास रहेगी और एक ही डिराइव क्लास रहेगी। तो दैट इज सुपर क्लास ए एंड सब क्लास बी, ओनली वन। इसका सिंटेक्स है क्लास बेस एंड क्लास डिराइव पब्लिक क्लास। यहाँ पर क्लास ए का नाम क्या है, बेस, और क्लास डिराइव बी जो है ये डिराइव क्लास है और क्लास बी जो है यहाँ पर पब्लिकली डिफाइन किया हुआ है। ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस, एक क्लास रहेगा, एक बेस क्लास रहेगी और एक डिराइव क्लास रहेगी। आफ्टर दैट मल्टीपल इनहेरिटेंस, नाम ही मल्टीपल इनहेरिटेंस है। सो इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस अ सिंगल डिराइव क्लास में इनहेरिट फ्रॉम 2 और मोर देन 2 बेस क्लासेस। यहाँ पर बेस क्लासेस 2 रहेगी लेकिन डिराइव क्लास एक ही रहेगी। 2 बेस क्लासेस से एक क्लास डिराइव होगी, दैट इज सी। ए और बी जो है ये बेस क्लास है और सी जो है ये डिराइव क्लास है। तो क्लास बेस 1, क्लास बेस 2, यहाँ पर हमने क्लास बेस 1 डिक्लेयर किया, फिर क्लास बेस 2 डिक्लेयर किया, फिर हमने क्लास सी डिराइव किया जो कि है क्लास डिराइव पब्लिक बेस 1 बेस 2। हमने दोनों बेस क्लासेस को जो था ए और बी को यहाँ पर पब्लिक के अंदर डाला है, किसमें, डिराइव क्लास के अंदर। आफ्टर दैट multi-level inheritance. In this type of inheritance, the derived class inherit from a class which in turns inherit from some other class. The superclass for one in subclass for the other. अब यहाँ पर देखो डायग्राम से ही पता चल रहा है कि एक जो है ये बेस क्लास है बी का और बी जो है ये बेस क्लास है सी का। तो सी के पास 2 बेस क्लासेस है ए और बी।
पहले ए के लिए बी, ए से डिराइव किया हुआ है बी और बी से डिराइव किया हुआ है सी, इसीलिए इसको बोला है मल्टी लेवल। तो इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस द डिराइव क्लास इनहेरिट फ्रॉम क्लास विच इन टर्न्स इनहेरिट फ्रॉम सम अदर क्लास। दूसरी क्लास से इनहेरिट हो क्या है, जैसे बी जो है ये दूसरी क्लास से इनहेरिट हुआ है, दूसरी क्लास कौन सी, ए से। तो यहाँ पर देखो इसका सिंटैक्स, क्लास ए से फिर डिराइव हो रही है क्लास बी, उसमें पब्लिक है ए, फिर उसके बाद क्लास बी से डिराइव हो रही है क्लास सी और इसमें पब्लिक है बी। मीन्स यहाँ पर सी जो है उसके पास ए के भी फीचर्स रहेंगे और बी के भी फीचर्स यहाँ पर रहेंगे और उसके खुद के भी कुछ फीचर्स यहाँ पर रहेंगे। तो दिस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज हाइब्रिड और वर्चुअल इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी लेवल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है उसका जो कॉम्बिनेशन है उसको हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर एक बेस क्लास है ए, उससे दो डिराइव क्लासेस हो रही हैं दैट इज बी और सी, और बी और सी से फिर एक क्लास डिराइव हो रही है दैट इज डी। सो ये मल्टीपल और मल्टी लेवल का कॉम्बिनेशन है। एक ही बेस क्लास है ए, उससे दो बेस क्लास उससे डिराइव हो रही है दो क्लासेस बी और सी, और बी और सी से एक क्लास डिराइव हो रही है दैट इज डी। सो क्लास ए, इसका सिंटैक्स है क्लास ए से क्लास बी डिराइव हो रही है, उसमें पब्लिक ए है, फिर उसके बाद क्लास सी डिराइव हो रही है, उसमें पब्लिक ए है, एंड लास्टली क्लास डी डिराइव हो रही है जिसमें कि पब्लिक ए, पब्लिक बी एंड पब्लिक सी, तीनों क्लासेस जो है वो डी के अंदर डिराइव, उसके पूरे फीचर्स जो है वो डी के अंदर रहेंगे। तो एग्ज़ाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से इसमें सिर्फ आपको सिंटेक्स पहचानना है, और अगर एक आधी एग्जांपल अगर आप दे दोगे प्रोग्राम के इसमें तो हो जाएगा। अदरवाइज इसके जो टाइप्स है वो याद रखना ज़रूरी है, कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस है। आफ्टर दैट हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। In this type of inheritance, multiple derived classes inherit from a single base class. यहाँ पर multiple derived classes है, एक बेस क्लास से मल्टीपल डिराइव क्लासेस हैं। यहाँ पर हमको डायग्राम से ही समझ में आ रहा है, एक बेस क्लास है ए और उससे तीन क्लासेस डिराइव हुई है बी, सी एंड डी। तो ए क्लास जो है ये इसका ए जो है ये बेस क्लास हुआ, पेरेंट क्लास हुआ, और जो बी सी डी है ये क्या हुए, उसके चाइल्ड हुए। तो दिस इज कॉल्ड हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। After that, last is multipath inheritance. The mechanism of deriving the class from other derived class which is derived from the same base class is called as a multipath inheritance and it is also known as a diamond problem. अब देखो यहाँ पर बेस क्लास बेस एक ही है B1, उससे दो क्लास डिराइव हो रही है D1 और D2, और D1 और D2 से एक बेस क्लास डिराइव हो रही है दैट इज D3. So the mechanism of deriving the class from other derived class which is derived from the same base class. दोनों की D1 और D2 की बेस क्लास जो है वो सेम है B1, और D1 और D2 से जो क्लास डिराइव हो रही है वो सेम है दैट इज D3, और इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। आफ्टर दैट दिस इज द लास्ट इनहेरिटेंस टाइप। आफ्टर दैट कंस्ट्रक्टर इन डिराइव क्लासेस. When the derived and base classes contains constructor, the base class constructor is executed first and then the constructor in the derived class executed. अब देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर जो है वो डिराइव क्लास के अंदर है। डिराइव क्लास मीन्स इनहेरिटेंस। सो डिराइव एंड बेस क्लास कंटेन कंस्ट्रक्टर, देन बेस क्लास कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। बेस क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है वो पहले एग्जीक्यूट होगा और जो डिराइव क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर देखो हमने एक एग्जांपल लिया है क्लास स्टूडेंट पब्लिक। यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है स्टूडेंट, जिसमें सी आउट में लिखा हुआ एग्जीक्यूटिंग कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्लास हमने बनाई है क्लास एग्जाम, और इसमें पब्लिक है हमारा स्टूडेंट, डिराइव की हुई है क्लास स्टूडेंट से हमने क्लास एग्जाम जो है वो डिराइव की है। इसमें भी हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है दैट इज एग्जाम। इसमें हमने लिखा है एग्जीक्यूटिंग कंस्ट्रक्टर ऑफ डिराइव क्लास। तो हमने पहले ही देखा है कि बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो पहले एग्जीक्यूट होता है और डिराइव क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो बाद में एग्जीक्यूट होता है। वॉइड मेन CLSR एग्जाम एस executing constructor of base class first of all and executing of constructor of derived class second time. After that destructor in derived class. So destructor in derived class, the destructor in inheritance is executed in the reverse order. डिस्ट्रक्टर जो है ये रिवर्स ऑर्डर में काम करता है। पहले
डिराइव क्लास का डिस्ट्रक्ट होगा और बाद में बेस क्लास का होगा। तो ये रिवर्स ऑर्डर में काम करता है, जैसे कंस्ट्रक्टर जो है वो बेस क्लास का पहले एग्जीक्यूट होता है और डिराइव क्लास का बाद में, लेकिन डिस्ट्रक्टर जो है ये डिराइव क्लास का पहले एग्जीक्यूट होगा और बेस क्लास का बाद में। तो इसका भी एग्जांपल है यहाँ पर क्लास स्टूडेंट, इसमें हमने सेम ही एग्जांपल लिया है, सिर्फ डिस्ट्रक्टर बनाया है हमने। स्टूडेंट डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटिंग डिस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास एंड क्लास एग्जाम पब्लिक स्टूडेंट, इसमें हमने एक और क्लास डिज़ाइन की दैट इज़ डिराइव फ्रॉम क्लास स्टूडेंट, एंड यहाँ पर इसमें भी हमने डिस्ट्रक्टर बनाया एग्जीक्यूटिंग डिस्ट्रक्टर ऑफ डिराइव क्लास। तो यहाँ पे देखो एग्जीक्यूटिंग डिस्ट्रक्टर ये उल्टा हो गया है, डिराइव क्लास ऊपर होना चाहिए और बेस क्लास नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिट 3 जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ पॉइंटर्स, वर्चुअस एंड फ्रेंड फंक्शंस एंड फाइल हैंडलिंग। थैंक यू।